और फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कहा कि सरकार यूपीए की रही हो या फिर एनडीए की, बेरोजगारी का हल अभी तक नहीं निकला। मेक इन इंडिया अच्छा था, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में प्रधानमंत्री फेल हुए। राष्ट्रपति के खिलाफ पुअर लेडी वाली टिप्पणी मामले में बीजेपी सांसदों ने सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उनकी टिप्पणी को अपमानजनक और राष्ट्रपति पद की गरिमा को कम करने वाला बताया गया है। बीजेपी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति से सोनिया गांधी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। महाकुंभ भगदड़ मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लापरवाह अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने और उनके खिलाफ कदम उठाने की मांग की गई। सीजीआई ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। हालांकि केस की सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। संसद में महाकुंभ पर हंगामे के बीच आज प्रयागराज में आखिरी अमृत स्नान हुआ। वसंत पंचमी पर 13 अखाड़ों ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद भव्य और दिव्य सवारी निकाली। इस दौरान हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं और संतों पर 20 क्विंटल फूलों की पुष्प वर्षा की गई। अखिलेश यादव ने उपचुनाव प्रचार में के आखिरी दिन मिल्कीपुर पहुंचकर सीएम योगी को घेरा। उन्होंने कहा कि लोग वस्त्र से नहीं, विचार से योगी होते हैं। रविवार को मिल्कीपुर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी कहा था। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग और 8 को नतीजे आएंगे। मुंबई के घर में 16 जनवरी को हुए हमले के बाद सैफ अली खान आज पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे। वो अपनी फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में पहुंचे थे। इस दौरान उनके बाएं हाथ पर बैंडेड लगा नजर आया, जो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी दिखा था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने रिटायर्ड फौजी के परिवार पर हमला किया। इस अटैक में रिटायर्ड जवान मंजूर अहमद की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटी गोली लगने से घायल हो गई। हमले की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश तेज कर दी। रजनीकांत की मशहूर फिल्म कबाली के निर्माता रहे केपी चौधरी ने गोवा में खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में उनकी आर्थिक तंगी और ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद से काम में कमी को इसकी वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन्हीं वजहों से वो डिप्रेशन में चल रहे थे। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट की वजह से निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स 319 अंक जबकि निफ्टी 121 अंक नीचे बंद हुआ। शेयर बाजार में भारी गिरावट और रुपए के सबसे निचले स्तर पर होने को लेकर सियासत भी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि रुपया अस्पताल में दम तोड़ रहा है। देखिए, अब सबसे पहले जो फिक्र है वो है दिल्ली की। 35 घंटे बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 5 फरवरी को दिल्ली वाले किसे अपना कीमती वोट देंगे? 8 फरवरी को दिल्ली किसकी होगी? दिल्ली के नतीजों में क्या लड़ाई बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की दिखेगी या कांग्रेस के कारण ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा? दिल्ली के वोटर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं? हालांकि बहुत सारी गाइडलाइंस दोनों पार्टी की तरफ से दी गई। अरविंद केजरीवाल ने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स भी बता दिए। खैर, सवाल बहुत है और इन सवालों का जवाब बस कुछ दिनों में मिल जाएगा, घंटे भी कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली का तख्त जीतने के लिए आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तीनों ही प्रमुख दलों ने कैसे पूरी ताकत झोंकी, तर्कश निकालकर एक दूसरे पर बयानों के कौन कौन से तीर चलाए। अंतिम दिन नेता एक दूसरे को घेरने के लिए कितने फायर थे। आज कौन कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे, फिक्र का फोकस इस बात पर होगा। चेहरे देखिए, अब ध्यान से देखेगा। आज अंतिम दिन किन किन दिग्गजों ने चुनावी मैदान में विरोधी खेमे को चैलेंज किया, तस्वीरें देखते जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के बीच पाठशाला लगाई। आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा, बिजवासन और द्वारका में रोड शो और जनसभा किए। शीश महल और यमुना का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी को टारगेट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोती नगर और छतरपुर में 2 जगह रोड शो किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वीडियो संदेश जारी करके बीजेपी, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को घेरा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को एक बार फिर बीजेपी की बी टीम कहा। वहीं कांग्रेस की तरफ से सांसद प्रियंका गांधी ने कस्तूरबा नगर में रोड शो करके आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए। सबसे ज्यादा सरप्राइज राहुल गांधी ने किया। मीडिया को बिना जानकारी दिए वो अचानक कालकाजी में रोड शो करने पहुंच गए। यहां सीएम आतिशी के खिलाफ मैदान में उतरी कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा के लिए चुनाव प्रचार किया। लेकिन सबसे पहले आपको पीएम मोदी की बात बताते हैं। दिल्ली की 70 सीट जीतने के लिए उन्होंने पाठशाला वाला कौन सा दांव चला है?
दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से संवाद किया। छात्रों से बातचीत करने के लिए अचानक पेड़ के नीचे ही पाठशाला लगा दी। बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार की कड़ी आलोचना की। कहा कि आम आदमी पार्टी वाले छात्रों के भविष्य से अधिक अपनी छवि को प्राथमिकता दे रहे हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने अपनी छवि चमकाने के लिए 9वीं में छात्रों को फेल किया ताकि 10वीं का रिजल्ट खराब ना हो। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने गुंडों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिटवा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां की जोड़ी ने दिल्ली वालों को ठगने का काम किया, जबकि मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर है। तो सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग काम की नीति चाहते हैं, गुंडागर्दी की नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा बीजेपी का कोई कार्यकर्ता गुंडागर्दी नहीं कर सकता। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली में कहा कि यह फाइट लड़ाई वाले और पढ़ाई वाले के बीच है। हम जनता का पैसा जनता की जेब में ही डालेंगे। दिल्ली चुनाव का यह आखिरी दंगल बस कुछ सेकंड की न्यूज रील में। 5 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान। मैंने सुना है कि दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते हैं। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। 4 बंगलों तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल, मगर एक वादा मैं करता हूं कि शीश महल को देखने के लिए हम जरूर खुला कर देंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये कहां रहते थे। सबसे खतरनाक चीज निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं भी बिजली 24 घंटे नहीं है। 10-10, 15-15 साल से उनकी सरकार है। परसों अगर गलत बटन दब गया, जैसे ही कमल का बटन दबाओगे बिजली गायब हो जाएगी घर की। जब तक घर पहुंचोगे बिजली नहीं होगी। आपने देखा 11 वर्षों का समय गुजर गया, आज तक यमुना जी साफ नहीं हो पाई। भाजपा की सरकार यहाँ बनने के बाद 3 से लेकर 4 वर्षों के अंदर यमुना पूरी तरह से स्वच्छ। इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। कि राहुल गांधी जी का एक ही ध्येय है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी हार जाए, भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। यही कारण है कि रॉबर्ट वाड्रा आज तक जेल नहीं गए, कि वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। और केजरीवाल का सत्ता में दिल्ली में आना या कहीं पर भी किसी जगह के ऊपर आना, ये देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे एंटी नेशनल आदमी से हमको सावधान रहना चाहिए। मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। वैसे दिल्ली चुनाव के इतिहास के बारे में यहाँ के बहुत से युवा शायद ही कुछ जानते होंगे। दिल्ली में 1993 में विधानसभा का गठन हुआ था। पहली बार चुनाव हुए थे, वो पहली बार था जब बीजेपी ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल किया था। देख रहे हैं आप इनको, मदन लाल खुराना जी हैं, और 49 सीटें जीती थी। कांग्रेस को तब सिर्फ 14 सीटें मिल पाई थी। मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले सीएम बने थे। लेकिन उन शुरुआती 5 वर्षों के कार्यकाल में बीजेपी को दिल्ली में 3 मुख्यमंत्री बनने पड़े, और तब से देखें तो दिल्ली में अब तक 7 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी
फिर कभी सत्ता में नहीं आई। 3 बार कांग्रेस ने सरकार बनाई, जबकि पिछले 3 बार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? क्या बीजेपी मिथक को तोड़ पाएगी, या केजरीवाल चौथी बार सरकार बनाएंगे, या फिर कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर जाएगी? ये तस्वीर 8 फरवरी को क्लियर हो जाएगी। जैसी सियासी गर्मी आज दिल्ली की सड़कों पर दिखी, उतनी ही गर्माहट संसद में भी देखने को मिली। और अब एक नॉर्मल फीचर सा हो गया। संसद के तापमान को बढ़ाने का काम किया नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने करीब 44 मिनट का भाषण दिया। सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए, यूपीए सरकार की कुछ कमियों का भी जिक्र किया। उन सब के बारे में आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको राहुल के आज के भाषण की डिक्शनरी दिखाते हैं। बेरोजगारी, मेक इन इंडिया, चीन, ट्रंप, अमेरिका, संविधान, वोटर लिस्ट, जातिगत जनगणना, इन शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने अपने भाषण में 1 से ज्यादा बार किया और केंद्र सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। लेकिन जब राहुल ने बेरोजगारी का जिक्र किया तो उन्होंने यह स्वीकार भी किया कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान ना तो यूपीए की सरकार खोज पाई थी और ना ही एनडीए की सरकार खोज पाई है। फिर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 5 महीनों में महाराष्ट्र में 70 लाख नए मतदाता जोड़े गए। इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद उन्होंने मेक इन इंडिया का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे के साथ ही राहुल गांधी का अंदाज बदल चुका था। उन्होंने कहा, मेक इन इंडिया एक अच्छा प्रयास था जो सफल नहीं हुआ। मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं। उन्होंने मेक इन इंडिया के लिए प्रयास किया, मगर उनका प्रयास विफल रहा। राहुल गांधी कभी डायरेक्ट तो कभी इशारों में सरकार पर आरोप लगाते रहे और उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ मुद्दों पर आपत्ति भी जताई गई। मगर जैसे ही राहुल गांधी ने चीन का नाम लिया, किरण रिजिजू समेत सत्ता पक्ष के कई सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। अब ये भी देख लीजिए कि आखिर राहुल ने ऐसा क्या कहा जिसने सत्ता पक्ष को कुर्सी से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीनी घुसपैठ की बात को नकारा था, मगर भारतीय सेना ने पीएम के बयान का खंडन किया और कहा कि चीन हमारी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाए हुए है। इस बयान पर जब जोरदार हंगामा हुआ तो लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी से अपने बयान को सही साबित करने वाले तथ्य सदन के पटल पर रखने को कहा। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का न्योता मिले, इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका भेजा गया था। उनके इस बयान पर भी सदन में खूब शोर शराबा हुआ। सत्ता पक्ष के सांसद फिर अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। राहुल गांधी के इस आरोप पर विदेश मंत्री ने भी जवाब दिया। एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने मेरी अमेरिकी यात्रा पर जानबूझकर झूठ बोला है और देश की छवि को चोट पहुंचाई है। राहुल के आज के बयानों पर हंगामे वाली ये पावर पैक्ड रील आपको देखनी चाहिए। I struggled through the president's address. But for some reason, our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our chief of army staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention. This is a fact. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries. जब से मैं संसद में आई हूँ, तरह तरह के भाषण होते हैं। मुझे लगा कि ऐसा ही भाषण होना चाहिए नेता का कि एक विजन बताए, देश के लिए विजन क्या है, आगे की सोच क्या है, और इस जो तू मैं चलती रहती है इससे ऊपर उठकर देश के लिए बोले, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कि वो जो कहना कहे, लेकिन देश का छवि, प्रधानमंत्री पद का गरिमा और संसद का व्यवस्था और संसद का नियम, इसको तो पालन करना होगा। हमारी अगली खबर दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर तेलंगाना की है, जिसका कोड वर्ड है जाति सर्वे।
तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। कल इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसकी चर्चा लोकसभा में की है। बिहार और कर्नाटक के बाद तेलंगाना तीसरा राज्य है जहां जाति सर्वेक्षण किया गया। राज्य योजना विभाग ने सर्वे की रिपोर्ट नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंप दी। अब यह रिपोर्ट कल यानी 4 फरवरी को राज्य कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी और कल ही विधानसभा के विशेष सत्र में इस पर बहस भी होगी। पिछले साल 4 फरवरी को ही सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराने के फैसले को मंजूरी दी थी और 1 साल में इस काम को पूरा कर लिया गया। नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि जाति सर्वे में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसमें मुस्लिम को छोड़कर पिछड़ा वर्ग करीब 46.25% है। एससी की आबादी 17.43% है। एसटी की आबादी 10.45% है। तेलंगाना के जाति सर्वे में मुस्लिमों में पिछड़ेपन को अलग से दर्शाया गया है। राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 12.5% है। मुस्लिमों में पिछड़ा जातियां 10% से थोड़ा ज्यादा है। मुस्लिमों में एक ओपन कैटेगरी भी है। ओपन कैटेगरी मतलब अन्य जातियां, इसमें उनकी संख्या 2.48% है, जबकि अन्य जातियों का प्रतिशत 13.31 है। जाति सर्वे की इस रिपोर्ट में जानकारी चौंकाने वाली है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 40.25% है। वहीं अगर मुस्लिमों के पिछड़े वर्ग को भी शामिल करें तो यह संख्या 56% से ज्यादा हो जाती है। यही बात लोकसभा में राहुल गांधी ने हाईलाइट की। तेलंगाना पिछड़े वर्ग की श्रेणी में पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देता है। जाति सर्वेक्षण तेलंगाना में कांग्रेस के 2023 के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों में एक था। पार्टी उस वर्ष विधानसभा चुनाव में बीआरएस को हराकर सरकार में आई थी। अब इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद हिंदू, मुस्लिम और ओबीसी वाली राजनीतिक चिंगारी फिर भड़क सकती है। We have done a caste census in Telangana, and what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced. तेलंगाना में आपकी सरकार है और तेलंगाना में मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री फॉरवर्ड कास्ट के हैं, वो अगड़े कास्ट के हैं। और आपको बता दूं ओबीसी के 2 मंत्री हैं, शेड्यूल कास्ट के 2 मंत्री हैं और शेड्यूल ट्राइब के मात्र 1 मंत्री हैं। क्या कारण है राहुल जी? क्या कारण है? कल आप अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेंगे? That the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis. राहुल गांधी जी अंधे हो गए क्या कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा को वो दिखाई नहीं देते हैं? सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा है। सर्वेक्षण शुरू करने से पहले तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक और बिहार में लागू किए गए मॉडलों का अध्ययन किया था। सरकार बता रही है कि इसके जरिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और रोजगार के क्षेत्र में योजना बनाने और उसको लागू करने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों में ओबीसी को उनकी आबादी के अनुपात में अवसर नहीं मिलने का मुद्दा उठाते रहे। आज भी जब उन्होंने संसद में तेलंगाना की रिपोर्ट का जिक्र किया तो ओबीसी समुदाय ही उनकी जुबान पर था। वैसे संसद में आज महाकुंभ भगदड़ पर भी खूब हंगामा हुआ। आपको याद होगा बजट भाषण से पहले इसको लेकर किस तरीके से वॉकआउट भी हुआ था। मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में मौतों की गूंज आज दोनों सदनों में सुनाई दी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दावा किया है कि महाकुंभ में भगदड़ से 30 लोगों की मौत हुई, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों ने आज सरकार पर मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। लोकसभा में विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए वेल तक पहुंच गए। वो स्पीकर ओम बिरला से कुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग कर रहे थे। विपक्षी सांसदों के इस बर्ताव से स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आपको जनता ने यहां सवाल पूछने भेजा है कि मेज तोड़ने। अगर मेज तोड़ने भेजा है तो और जोर से मारिए।
गरिमा बनाए रखिए, प्रश्नकाल चलने दिया जाए। इसके बाद भी विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। सदन में विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ में हुई मौतों पर चर्चा की मांग करते हुए एक ही बात कई बार दोहराई। उन्होंने नारे लगाए, केंद्र सरकार होश में आओ, योगी सरकार इस्तीफा दो, सनातन विरोधी सरकार इस्तीफा दो। विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया और कुछ देर बाद वापस आ गए। जबकि सरकार की ओर से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाकुंभ में हुई घटना की जांच चल रही है, जांच से साजिश की बू आ रही है। जब पूरी जांच हो जाएगी तो घटना के पीछे जो लोग थे उन्हें शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा। सिर्फ लोकसभा ही नहीं, आज राज्यसभा में भी खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में महाकुंभ में मौतों पर काफी देर तक हो हल्ला होता रहा। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस और आरजेडी ने वॉकआउट भी कर दिया। जबकि कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और स्पीकर जगदीप धनखड़ में नोकझोंक हुई। खड़गे ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुंभ में हजारों की जान गई। इस पर धनखड़ ने कहा कि आप 1000 का डेटा बता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। खड़गे ने कहा कि ये मेरा अंदाजा है, सच नहीं है, तो आप बताएं सच्चाई क्या है। इस पर धनखड़ ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या संदेश जाएगा दुनिया में। इसके जवाब में खड़गे ने कहा कि आप सही जानकारी दें, मैं गलत हूं तो माफी मांग लूंगा। इस पर धनखड़ ने कहा कि आप हजारों की मौत वाला बयान वापस लीजिए। वहीं संसद परिसर में जया बच्चन ने ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद भी हो सकता है। जया बच्चन ने कहा, अभी सबसे ज्यादा दूषित पानी कहां है? कुंभ में। वहां मची भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई उनके शव नदी में फेंक दिए गए हैं, जिससे पानी दूषित हो गया है। असली मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। लोकसभा की तरह राज्यसभा में महाकुंभ में मौतों का मुद्दा टॉप पर रहा। इस पर एक न्यूज रील आपको दिखाते हैं। अगर आप नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं आपको। उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये मेरा अंदाज है, अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। Put a figure in thousands. I can only appeal to your conscience. मैं thousands बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया, कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। हजारों लोग चले गए हैं, सही नंबर इनको देना चाहिए। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे हैं पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं। संसद में तो हंगामा ही है, हरियाणा की राजनीति में भी तूफान कुछ कम नहीं है। वहां बीजेपी सरकार के कद्दावर मंत्री अनिल विज अपने ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भड़क रहे हैं। सुनकर थोड़ी हैरानी होगी आपको, लेकिन बीजेपी सरकार की आपसी लड़ाई में अब हरियाणा की सियासत में दो शब्द की बड़ी चर्चा है, गब्बर और गद्दार। यूं तो यह विवाद पिछले हफ्ते से चल रहा है, लेकिन आज सुबह इसकी चिंगारी फिर भड़क गई। आज इसकी शुरुआत अनिल विज की एक पोस्ट से हुई जो उन्होंने सुबह 9 बजे की। सीधे सीधे सीएम सैनी को टारगेट कर लिया गया। इसमें अनिल विज ने मोटे मोटे अक्षरों में गद्दार लिखकर कुछ चेहरों पर गोले लगा दिए। विज के मुताबिक ये हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता, लेकिन चुनाव में इन्होंने उनके खिलाफ खड़ी निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा का साथ दिया। विज के मुताबिक बीजेपी के ये चेहरे सीएम के समर्थक हैं। तस्वीर में उनके साथ नायब सैनी भी दिख रहे हैं। अपने ही सीएम के समर्थकों के नाम के साथ आज विज ने गद्दार शब्द का ठप्पा भी लगा दिया। अनिल विज ने कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये सवाल पूछा कि क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है।
आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में अनिल विज को गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक अनिल विज के नाराजगी भरे बयान भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो उनका जो मंत्री पद है उसकी कुर्सी भी छीन सकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सरकार उनसे गाड़ी भी वापस ले लेती है तो उनके कार्यकर्ता पैसे जुटाकर उन्हें नई गाड़ी दिलवा देंगे। विज कह रहे हैं कि उन्हें सुविधाएं खोने का डर नहीं है, मंत्री पद चला भी जाए तो भी गम नहीं है, लेकिन विधायक तो जनता ने चुना है और यह पद कोई नहीं छीन सकता। आप कह सकते हैं कि एक तरफ से विज बगावती तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री से इतने नाराज क्यों चल रहे हैं? अनिल विज की नाराजगी ये है कि चुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवार थे, इसके बावजूद उनके खिलाफ दूसरे उम्मीदवार का साथ देने वाले बीजेपी नेताओं को अब तक पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। अनिल विज अक्सर ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि उनके प्रचार में सरकारी अफसरों के साथ मिलकर खून खराबे की साजिश रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक अनिल विज कुछ ऐसे ही अफसरों के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे जिन पर उन्हें शक है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ काम किया। हालांकि अनिल विज की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार ने अंबाला के डीसी का ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा अनिल विज अपने जनता दरबार में दिए गए आदेशों का पालन नहीं होने से भी खफा चल रहे हैं। वो जिन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई या जांच की सिफारिश करते हैं उन्हें सरकार मानने से इनकार कर देती है। यही वजह है कि अनिल विज सीधे तौर पर अब कह रहे हैं कि 100 दिन बीत जाने के बावजूद उनके काम अब तक इस सरकार में पूरे नहीं हुए और वो मुख्यमंत्री को भी नसीहत दे चुके हैं कि वो उड़न खटोले से उतरकर जनहित में काम करें। हालांकि हरियाणा सरकार के मंत्री श्याम सिंह राणा इस पूरे विवाद पर नपातुला बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं, ऑल इज वेल। इससे पहले अनिल विज का पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी कुछ ऐसा ही टकराव हुआ था जब उनके किए फैसले सीएमओ की ओर से रोक दिए जाते थे। सरकार ठीक ढंग से काम करे, मुख्यमंत्री जी विधायकों की, मंत्रियों की, लोगों की बातों को सुने। सरकार में क्या मतभेद है? सरकार तो बहुत बड़ी है, देश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत बड़ा वो है, प्रदेश की बहुत प्रदेशों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप उसकी बात। वैसे अंबाला से जैसे अनिल विज का पुराना रिश्ता है वैसे ही नायाब सैनी का भी रहा है। सैनी 2002 में अंबाला में ही बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री बने। 2005 में वो युवा मोर्चा अंबाला के अध्यक्ष बने और 2012 आते आते वो अंबाला में बीजेपी के जिला अध्यक्ष बन गए। हरियाणा की राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि विज और सैनी में तब से ही टकराव होता रहा है। बतौर सांसद जब नायाब सैनी अंबाला में जनता दरबार लगवाते थे तो विज ने उसे एक तरह से बंद करवा दिया। आज वही नायाब सैनी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अनिल विज उनके नीचे मंत्री। अब आपको हरियाणा से राजस्थान लेकर चलते हैं। यहाँ आज विधानसभा में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसमें लव जिहाद वाले शोले हैं, जबरन धर्मांतरणों वाली चिंगारियां हैं। ये बिल पेश होने के बाद राजस्थान में खूब सियासी गर्मी बढ़ गई है और इस विधेयक पर देशव्यापी बहस छिड़ गई है। हिंदू मुस्लिम वाली तकरीरें सुनाई देने लगी हैं। केंद्र की तरह राजस्थान में भी इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान आज ही भजन लाल सरकार ने धर्म परिवर्तन पर एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया। सदन में इसे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने टेबल किया। इस विधेयक का नाम है द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024। इस विधेयक में 3 बड़े कामों की बात करें तो लव जिहाद पर कठोर सजा का प्रावधान, जबरन धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान है और मर्जी से धर्म परिवर्तन भी अब शर्तों के साथ होगा। ये 3 पॉइंट ही ऐसे हैं जिस पर भारी हंगामा मचा हुआ है। मौलानाओं को यह प्रावधान कांटे की तरह चुभ रहा है तो वहीं भगवा पक्ष इस विधेयक से बहुत खुश है। ये सब कुछ बताने से पहले इस विधेयक के पास होने की राह कितनी आसान होगी इसे भी समझना जरूरी है। इस विधेयक को कानून बनने के लिए कुछ अहम चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले तो वो इसे राजस्थान विधानसभा की परीक्षा पास करनी होगी, फिर यह बिल केंद्र की मंजूरी के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। इसके बाद वहां राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून राजस्थान में लागू हो पाएगा। यहां पर इन चरणों का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्ष 2008 में इसी तरह
का कानून तब की वसुंधरा सरकार में भी लाया गया था। हालांकि उस समय दिल्ली में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, लिहाजा यह बिल औंधे मुंह गिर गया था। हालांकि इस बार हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं। दिल्ली में यूपीए की नहीं एनडीए की सरकार है और भजनलाल सरकार को इसीलिए भी इस विधेयक पर केंद्र से हरी झंडी मिलने का पूरा विश्वास है। खैर, अब आते हैं विधेयक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, यानी मुख्य बिंदुओं पर। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये एंटी कन्वर्जन बिल है, यानी इस विधेयक में लव जिहाद और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। जबरन धर्मांतरण पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। नए बिल के अनुसार जो व्यक्ति वैध रूप से भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे भी इसकी सूचना कम से कम 60 दिन पहले संबंधित कलेक्टर को देनी होगी। धर्म परिवर्तन से संबंधित विवादों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की गई है। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन के समारोह से 1 महीने पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन के बाद भी संबंधित 60 दिनों के भीतर कलेक्टर को शपथ पत्र के माध्यम से सूचना देनी होगी। बिल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बहला फुसला कर, जबरन या पैसे देकर शादी करता है तो फैमिली कोर्ट ऐसी शादी को रद्द कर सकता है। बिल के अनुसार बहला फुसलाकर, जबरन या पैसे देकर शादी करने वाले व्यक्ति को 2 से 10 साल तक की सजा होगी और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 से अधिक बार अपराध करता है तो उसे 2 गुना तक सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अगर पीड़ित महिला या नाबालिग है तो दोषी व्यक्ति को 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब आप देखिए कैसे बिल के पेश होते ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश हुआ है। किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी व्यक्ति और भाई के साथ अन्याय नहीं हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो, इसीलिए विधेयक लाया गया है। बहुत से काम है जो सरकार को करने चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो काम कुछ कर नहीं रही। हमारे शिक्षा मंत्री शिक्षा को छोड़ के सारा काम कर रहे हैं, तो ये सरकार से आप काम की उम्मीद नहीं कर सकते। इनसे पूछो रे काम क्या कर रहे हो, ये तो बताओ। जो ये लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाएं हैं, जो ये मासूम बच्चियों को बहला फुसला करके ये भगा ले जाने वाला जो सिलसिला कई सालों से चलते आ रहा, तो देश की जनता को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए ये कुछ आवश्यक कदम है। अगर धर्मांतरण पर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ना ही मुस्लिमों के साथ जबरदस्ती होनी चाहिए, ना ही हिंदुओं के साथ जबरदस्ती होनी चाहिए। हम इसका शुरू से विरोध करते आए हैं और आज भी विरोध करते हैं कि हमारे मुल्क में जबरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और अब फिक्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव की बात करते हैं, जिनके खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक हाउस इंक्वायरी शुरू की है। आपको बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। उनके भाषण में कठमुल्ला शब्द का प्रयोग भी किया गया था। उनके इस बयान पर काफी विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने जस्टिस यादव पेश हुए थे और अब उसी कॉलेजियम के मेंबर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव बातचीत में उनकी पेशी को लेकर अहम बातें बताई हैं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए हैं। सुनिए उन्होंने जस्टिस शेखर यादव पर क्या नई जानकारी देश को दी। एक अजीबोगरीब बयान एक जज का आता है और वो जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। उसके खिलाफ क्या कदम उठाया गया है ये भी जनता को नहीं पता है और अब तक कोई इस बारे में आधिकारिक सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश का आदेश भी नहीं आया है। एक इन हाउस इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है चीफ जस्टिस द्वारा और उनसे शो कॉज उनको दिया गया है। एक्सप्लेनेशन उनको बुलाया गया है और एक्सप्लेनेशन में जवाब उनका जो आया है उसमें या तो कर सकते हैं कि भाई उसका खारिज कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसको आगे बढ़ा के एक इन हाउस प्रोसीजर है इंक्वायरी का, वो अभी चालू है। किसी का अगर इंक्वायरी है उसके बाद चीफ जस्टिस साहब तुरंत उनके ऊपर कुछ ऐसा करे कि भाई वो सेवानिवृत्त हो जाए, ऐसा
ऑफ कोर्स हमारे लॉ में ये पॉसिबल नहीं है। जस्टिस शेखर यादव ने माफ़ी मांग ली थी कोलेजियम के सामने, लेकिन उनसे सार्वजनिक माफ़ी के लिए कहा गया था। पहले उन्होंने शायद ये कहा कि वो ऐसा कर देंगे, लेकिन फिर बाद में उनका विचार बदल गया। तो ऐसी स्थिति में अब जो आगे कार्रवाई है, इन हाउस जो जांच है, वो आगे बढ़ेगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। और आपने जैसे आपको खबर है, उन्होंने कॉलेजियम मेंबर्स के सामने, उसमें मैं भी उस कमरे में मैं भी था, तो उन्होंने ज़रूर माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा मेरे से गलती हो गई और मैं माफ़ी मांगने के लिए आपके सामने तैयार हूँ। लेकिन जो उन्होंने कहा था वो प्राइवेट एक गैदरिंग में नहीं कहा था, उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में कहा था। तो इसलिए उनको रिक्वेस्ट किया गया कि ये अच्छा होगा अगर आपको मन में, अगर सही में आपको कोई ऐसा लगे कि हमने कुछ ठीक नहीं कहा, तो आप कोई भी पब्लिक फंक्शन में, फोरम में बोल दीजिए। तो जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर इसमें आगे बढ़ूंगा इसमें। लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद खबर आई कि उन्होंने उसको मना कर दिया। तो उसके बाद अभी जो इन हाउस इंक्वायरी जो चल रही है, पहले उनको कारण दर्शाने का एक नोटिस किया और फिर उसके बाद उनका जवाब आया। फिर उसके बाद जवाब में हम लोग माने जो चीफ जस्टिस साहब से वो जवाब से उनको सेटिस्फाई नहीं हुए, तो इसके लिए उन्होंने अगला कार्रवाई वो इंक्वायरी का भी सिलसिला जारी है।